हाय गाइस, तो इस वीडियो में टैक्सेशन के बाद हम एडवांस अकाउंट्स के बारे में बात करने वाले हैं कि उसको आपको कैसे हैंडल करना है, उसमें आपको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो देखो एडवांस अकाउंट्स में देखो वास्ट सिलेबस तो है ही, बट एडवांस अकाउंट्स में आप बाकी सब्जेक्ट से ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। रीज़न क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें जो है वो कन्फर्म है और स्टेप मार्किंग की वजह से इसमें हम ज़्यादा स्कोर कर पाते हैं। तो एडवांस अकाउंट्स की आपकी एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए अलग से, जिससे आप आराम से एग्जाम्शन ला दो एडवांस अकाउंट्स में एंड बाकी दोनों सब्जेक्ट्स में आपको बहुत इजी पड़े। तो सबसे पहले आपको ये करना चाहिए कि एएस और जो बाकी पोर्शन है दोनों की वेटेज 50-50% है, सारे एएस और सारे बड़े बड़े चैप्टर्स दोनों की। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा एएस पूछते हैं या ज़्यादा बड़े चैप्टर्स पूछे जाते हैं, दोनों की 50-50% की वेटेज है। ये मैंने देख लिया है, एनालाइज किया, उसके बाद ही मैं बता रही हूँ कि दोनों की 50-50% की वेटेज। तो आपको क्या करना चाहिए, देखो एएस जो है ना वो बहुत सारे हैं और बाकी पोर्शन जो है ना उसमें से कंफर्म 14 मार्क्स के सवाल दिखते ही है और उसमें स्टेप वाइज मार्किंग की वजह से आप उसमें अच्छे से स्कोर कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले कंसोलिडेशन, अमालगमेशन, फाइनल अकाउंट्स, ब्रांच, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एंड बायबैक, ये जो चैप्टर्स है ये चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे से करने चाहिए। इसमें से 50 मार्क्स की वेटेज है ही, कन्फर्म है। आप गिनोगे तो भी आपको पता चल जाएगा, आप कोई भी पेपर देखोगे आपको दिख जाएगा कि 14 मार्क्स का अमालगमेशन, 14 मार्क्स का कंसोलिडेशन, 14 मार्क्स का फाइनल अकाउंट्स पूछा जाता है या फिर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता है। फिर हमारा 6 मार्क्स का ब्रांच होता है, बायबैक होता है 60 मार्क्स का, या तो एमसीक्यू में दिखता है या तो डिस्क्रिप्टिव में। तो इतनी चीज़ें कन्फर्म है। तो देखो अमालगमेशन जो है वो थोड़ा सा हार्ड साइड जाता है, तो ऐसा अगर अमालगमेशन हार्ड लग रहा हो तो उसको थोड़ा उस पर कम फोकस रख सकते हो। बट कंसोलिडेशन, फाइनल अकाउंट्स, ये सारे चैप्टर्स तो ईजी है और 14 मार्क्स से पूछे जाते हैं। तो इन्हीं चैप्टर्स में आपको डायरेक्ट ऐसे स्कोर करना होता है, तो इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर ये अच्छे से होगा तो 50 तो आपके 50, देखो पूरे मार्क्स भी अगर नहीं आते तो आप पासिंग तो आप इतने में से कर ही लोगे। अगर आपने अच्छे से ये चैप्टर्स किए हैं तो पासिंग तो कन्फर्म हो जाता है, क्योंकि मतलब अच्छे से किया है तो कंफर्म ही है यार। पूरे पूरे मार्क्स आने के भी बहुत चांसेस है, क्योंकि कंसोलिडेशन का अभी तक आज तक पेपर में रिपीटेड सम ही आया हुआ है, कोई नया सवाल नहीं आया कि कोई नया ही एडजस्टमेंट आ गया। देखे हुए एडजस्टमेंट ही आते हैं कंसोलिडेशन के। तो आपको ये सब में ही अमालगमेशन नया आता है चलो, बट उसको छोड़ो। लेकिन कंसोलिडेशन, फाइनल अकाउंट्स जो है वो, अपना बायबैक जो है, ब्रांच जो है, इन सब के रिपीटेड सवाल ही दिखते हैं ज़्यादातर, तो इसको अच्छे से कर ही लो। फिर बाकी के पोर्शन में आता है एएस। तो देखो एएस जो है उसमें ही अगर उलझ गए ना तो आपका ये सब भी रह जाएगा, एएस में मार्क्स भी नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि एएस जो है वो बहुत सारे हैं, पहली बात तो। दूसरा एस करोगे तो पहला वाला भूल जाओगे, ये सिचुएशन भी बहुत क्रिएट होती है। तो एएस के लिए ये करो कि 1 महीने का टारगेट रखो, 1 महीने में आपको पूरा का पूरा एडवांस अकाउंट्स खत्म करना है। एग्जाम के 1 महीने के पहले आपका हो जाना चाहिए एडवांस अकाउंट खत्म। तो एएस को डेली एक एएस करना चाहिए आपको। और कुछ एएस ऐसे हो जो आपके लिए बहुत हार्ड आपको जा रहे हो तो आप उसको छोड़ भी सकते हो। और देखो एएस में थोड़ा स्मार्टली वर्क करो, कैटेगरी वाइज पढ़ना चाहिए। जो ए कैटेगरी वाले एएस है उसमें ज़्यादा फोकस करो। काफ़ी टीचर्स जो है वो डालते रहते हैं कि ये ए कैटेगरी है, ये बी है, ये सी है। मैं पर्सनली एएस के लिए आकाश कंदोई सर को फॉलो करती थी और मुझे उनका बहुत सही लगता था। आप भी चाहो तो आप आकाश कंदोई सर का ही देख सकते हो, उनका बहुत सही है। और वो बताते भी है कि इसमें ये सवाल जो है वो आईएमपी है, इसमें ये अच्छा है, इसमें आपको ये करना चाहिए। तो एएस में जो है आपको कुछ ऐसे एएस जो है उनको इतने अच्छे से कर लो कि उनमें से अगर आए तो आए ही। आप देखो छोड़ने का मतलब ये है कि कुछ 1-2 एएस छोड़ दिया, नहीं कि आधा छोड़ के चले गए और आधा ही किया। एडवांस अकाउंट जो है वो आपका पहला पेपर है और यही पेपर है जिसमें आप एग्जाम्शन अगर स्कोर कर लोगे तो बाकी दोनों पेपर्स के लिए आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। जब पेपर दे के जब आओगे तभी पता चल जाता है देखो कि हमारा इसमें एग्जाम्शन आ सकता है। तो उसकी तैयारी पहले पेपर की ही ऐसी तैयारी करनी चाहिए कि आपका उसमें एग्जाम्शन आए ही आए। तो अभी 2 महीने बचे हुए हैं, 1 महीने का टारगेट करो, 1 महीने में पूरा एडवांस अकाउंट्स आपको खत्म करना है। एंड उसके बाद आपको जब 5 दिन बचे होते हैं ना एग्जाम के पहले, ये 5 दिन, तब एडवांस अकाउंट्स को वापस उठाओ और तब वापस से जो आपने टिक किया हुआ है, जो सम आपने मार्क किए हैं कि हाँ ये करने जैसे है, उसको आराम से 5 दिनों में आराम से कंप्लीट करो। एक आधी मॉक टेस्ट लिख लो अगले, या उन्हीं 5 दिनों में एक आधी मॉक टेस्ट लिख लो। और जो 1 महीने में आपने प्रिपरेशन कर ली एडवांस अकाउंट्स की, उसके बाद ये नहीं कि एडवांस अकाउंट्स को छोड़ दिया, बंद ही कर दिया, नहीं। देखो पहला 1 महीना आपके प्रिपरेशन का होना चाहिए, दूसरा जो महीना है उसमें आपको खुद को टेस्ट करना है, मतलब पेपर्स लिखने हैं। पेपर्स लिखकर आपको पता चल जाएगा कि आप किस स्टेज पर हो। लॉ पढ़ते चलो, टैक्स पढ़ते चलो, बोथ ग्रुप्स है तो उस हिसाब से पढ़ते चलो। बट एडवांस अकाउंट्स का आपको हफ्ते में 2 पेपर ऐसे टारगेट करके ही चलना है कि हफ्ते में 2 पेपर मुझे लिखने ही है। तो वैसे आपके 8 से 10 पेपर तो लिख ही जाने चाहिए, मैक्स टू मैक्स कह रही हूँ मैं।
बाकी आप 5 पेपर भी लिख दोगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि भाई अब मेरा एग्जामिशन पक्का है। आपकी स्पीड भी आ जाएगी और आप आराम से एडवांस अकाउंट अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर लोगे। तो टारगेट यही होना चाहिए कि 1 महीने के अंदर मुझे एडवांस अकाउंट्स खत्म करना है, दूसरे महीने में मुझे उसके पेपर्स लिखने हैं और बाकी के जो 5 दिन का समय रहेगा उसमें भी आपको एक मॉक टेस्ट लिखनी है और बाकी सब अच्छे से रिवाइज करना है। जब आप पेपर लिखते हो तब आपको पता चल जाता है कि ये चीज़ जो है ये मुझे अच्छे से नहीं हो रही है मेरे से, इसका कॉन्सेप्ट मेरा वीक है। तो आप जाके सीधा वीडियो देख सकते हो सर की और उससे कॉन्सेप्ट सीख सकते हो। तो वैसे आपका रिवीजन भी होता चला जाएगा, आपको पता भी चलता जाएगा कितना मुझे आता है कितना नहीं आता है। और मतलब ये ऐसी सिचुएशन हो जाएगी आपके लिए 1 महीने की कि आप सब्जेक्ट को छोड़ भी नहीं रहे, आप सब्जेक्ट को पकड़ भी नहीं रहे। सो यही एक बेस्ट स्ट्रेटेजी है फॉर एडवांस अकाउंट्स कि आपको उसमें छोड़ने, देखो एडवांस अकाउंट्स में ना बहुत कम चीज़ें छोड़ना, अगर छोड़ना चाहते हो तो अमालगमेशन जो है थोड़ा हार्ड जाता है। बस उसकी वे देख लो कि वो कैसे होता है, ताकि कोई और अगर हार्ड समा गया तो आप अमालगमेशन को थोड़ा तो लिख सको, एटलीस्ट 14 में से 5-6 नंबर तो ला सको, इतना तो सीख ही लेना। फिर कुछ एस जो है जैसे हार्ड पढ़ते हैं उसको भी आप कुछ मतलब 2-3, और जिसकी कैटेगरी ए हो वो तो जितने भी हार्ड हो करने ही है। तो क्योंकि एमसीक्यू में भी पूछ लेते हैं ये 2-2 मार्क्स पे। तो कुछ एस तो ना बहुत छोटे होते हैं, पर काफ़ी लोग क्या करते हैं, कुछ एस बहुत छोटे होते हैं तो ये सोचते हैं चलो ये तो इतना छोटा क्या ही पूछेंगे, उस एस में से ना एमसीक्यू पूछ लेते हैं 2 मार्क्स का, तो तब उसकी वैल्यू होती है। तो कोई भी एस छोड़ना मत, उसका कॉन्सेप्ट देख लेना। अगर तुम सोने जा रहे हो तब जाके 15 मिनट रील स्क्रॉल करने की जगह उसका कॉन्सेप्ट बस देख लेना। तो कॉन्सेप्ट पता होगा ना, कॉन्सेप्ट दिमाग में होगा तो एमसीक्यू हैंडल हो सकेगा। तो ऐसे कोई भी छोटे एस जो है ना वो ऐसा समझकर कभी मत छोड़ना, सारे एस को अच्छे से मतलब जितने हो सकते उतने तो अच्छे से करना ही, क्योंकि आप मॉक टेस्ट लिखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एमसीक्यू में ये लोग कैसे पूछ लेते हैं, छोटू सा एस कहीं पे भी नहीं पूछा एमसीक्यू में पूछ लिया, तो वैसे ये लोग करते हैं। और एक चीज़ मैं शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे एडवांस अकाउंट्स में कम मार्क्स क्यों हैं। देखो मैं उसी पेपर में 70 तक जा सकती थी, इतना मेरा इतनी कैपेबिलिटी थी मेरी, बट क्यों मैं सिर्फ पासिंग मार्क्स ही ला पाई, क्योंकि मेरे साथ ऐसी एक चीज़ हो गई थी जो मैंने आज तक शेयर नहीं की है, बट मैं शेयर करना चाहती हूँ, आप भी उसको सुनो, आपके साथ ना हो, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। देखो जब मैं पेपर देने जा रही थी तब मैं फ़ोन और कैलकुलेटर दोनों चीज़ें लेकर गई थी और एग्ज़ाम हॉल तक मैं दोनों चीज़ें साथ में ही रख के बैठी हुई थी। फिर जब मैं क्लास जा रही थी उसके पहले मैंने गाड़ी की डिक्की में मैंने अपना कैलकुलेटर गलती से रख दिया और फ़ोन मैंने अपने साथ ले लिया। पता नहीं क्या हुआ, ध्यान नहीं रहा या क्या हो गया, मुझे ही समझ नहीं आया, ऐसी चीज़ हो गई मेरे साथ। उसके बाद मैंने मतलब आजू बाजू वालों से, जब मुझे क्लास में पहुंची तब तक पता ही नहीं था, जब माइक में बोला उन्होंने कि आपके पास कोई फ़ोन वगैरह हो तो आप जमा करवा दो, तब पता चल रहा है। मैं नीचे देख रही हूँ तो मेरे पास फ़ोन आ गया, कैलकुलेटर रह गया मेरा और गाड़ी भी चली गई थी, मुझे मेरा भाई छोड़ने आया था। तो फिर मैं थोड़ा स्ट्रेस में आ गई। फिर आजू बाजू वालों से पूछा आपके पास कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर सबसे पूछा तो किसी के पास 2 कैलकुलेटर नहीं थे, और मतलब थे भी तो वो गाड़ी में छोड़ के आए थे और एग्ज़ाम चालू होने वाली थी, बस 5 मिनट बचे हुए थे। तो फिर थोड़ा स्ट्रेस में आ गई। फिर फटाफट मैं ऑफिस में अपना फ़ोन जमा करवा के आई। फिर उनसे मांगा कि सर प्लीज़ आपके पास अगर कोई कैलकुलेटर हो तो मुझे दीजिए। मैंने ये सोचा भाई ऑफिस में तो होगा ही, कहीं और भले ही ना मिले, तो ऑफिस वालों ने मुझे दिया भी। बट ये मेरी किस्मत निकली कि वही कैलकुलेटर जो है वो बिगड़ा हुआ निकला। मुझे भी वो बीच एग्ज़ाम में पता चलता है कि मेरा कैलकुलेटर बिगड़ा हुआ है। फिर मतलब मैंने अपना आधे से ज़्यादा पेपर लिख दिया था तब मुझे पता चला। फिर मैंने कोई स्ट्रेस नहीं लिया, सब कुछ भगवान पे छोड़ के पूरा पेपर मैंने लिख दिया, किसी को परेशान नहीं किया और सब कुछ लिख दिया। तो उस वजह से मतलब सिर्फ कॉन्सेप्ट के बेस पे मुझे मार्क्स मिले हुए हैं, वरना मैं उसी पेपर में 70 तक जा सकती थी। उसी पेपर में मुझे आता था इतना कि मैं 70 एग्जाम्शन तो ला ही देती, चलो 70 भी नहीं तो एग्जाम्शन तो आ ही जाता, इतनी मैंने प्रिपरेशन की हुई थी। ये चीज़ हो गई उस वजह से, मतलब पता नहीं, मैं कभी भूलती नहीं हूँ कैलकुलेटर, बट ये फर्स्ट टाइम मेरे साथ हो गया। तो प्लीज़ आप भी ध्यान रखना, 2 कैलकुलेटर लेके जाना, सबसे पहले देखना कि मेरे पास ये दोनों चीज़ें है या नहीं, और ना हो तो अपने आजू बाजू वालों किसी से भी, मतलब ये मेरी ही किस्मत ना कि मेरे आसपास वालों के पास भी नहीं था। मैं हर टाइम 2 लेके जाती हूँ, बट जब नहीं लेके गई तब 1 भी नहीं मिला मुझे। तो प्लीज़ आप भी इस बात का ध्यान रखना। प्लीज़ यार, मैं इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव हूँ, तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना, ये आईडी यहाँ पे रही, प्लीज़ फॉलो करना यार। कोई फॉलो ही नहीं कर रहा है, मतलब बहुत कम फॉलोवर्स है, अभी चालू किया है मैंने। सो प्लीज़ मुझे उस पर सपोर्ट दिखाइए अपना, जो भी हेल्प चाहिए आप मुझे बताना, मैं ज़रूर आपको हेल्प करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।